विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय श्री श्याम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शिक्षण अभिक्षमता का शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर संख्या 4। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं आज की कक्षा में। तो बिल्कुल ध्यान से सभी प्रश्नों को देखें, उनके उत्तरों को समझें, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं और कहाँ आपका उसमें क्या विकल्प होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। यदि आप अगर एक शिक्षक हैं, शिक्षक बन जाते हैं, तो उसके बाद आप किस स्थान पर शिक्षण कार्य करना प्रारंभ करेंगे या पसंद करेंगे। तो 4 विकल्प में दिए गए हैं। अपने गांव के स्कूल में, अपने जनपद की उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। विकल्प 3, जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो। विकल्प 4, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। तो देखिए, आप एक शिक्षक हैं और आपका उत्तरदायित्व क्या है, शिक्षण कार्य देना। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वह हम देखेंगे विकल्प संख्या 4 ज़्यादा उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि किसी भी ऐसी पाठशाला में जहाँ क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। क्योंकि शिक्षक के लिए यही वातावरण महत्वपूर्ण है, ना कि उच्च या संपन्न वर्ग के बच्चे, या जैसे कि अपना ही गांव का स्कूल, या जहाँ के प्रधानाध्यापक या शिक्षक आपके परिचित हो। तो विकल्प संख्या 4 जो है मेरे प्यारे मित्रों, वह प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प है। बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है, यानी ऐसी शिक्षा जो आधारभूत हो उससे क्या अभिप्राय है। क्या वह न्यूनतम अधिगम पर फोकस करती है, किसी भी अधिगम का आधार होती है, शिक्षण पद्धति पर निर्भर होती है, या घटिया अधिगम के लिए। तो देखिए, जो आधारभूत शिक्षा होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो आधारभूत शिक्षा जो है वह किसी भी अधिगम का आधार होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, है ना। तो सीखने के लिए, सीखने का आधार क्या होती है, आधारभूत शिक्षा होती है। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था। टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था। क्या विचार था रविंद्रनाथ टैगोर का। हम सब समान हैं, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है, विद्यालय के लिए भवन हो, या फिर अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो टैगोर साहब थे उनका ये मानना था कि शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण विचार था, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है। प्रकृति में रहकर, प्रकृति के मध्य में रहकर, प्रकृति के साथ रहकर बच्चा जितना अच्छा समझ सकता है उतना अच्छा और कहीं किसी अन्य वातावरण में नहीं। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 3 का विकल्प संख्या 2 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है दोस्तों, 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है। 3 भाषाएं कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई और संस्कृत हो गई। ये त्रिभाषाएं हैं जो कि 3 लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। अब त्रिभाषा में नंबर 3 पर संस्कृत के साथ में उर्दू भी मान्य होती है। तो हम बात करते हैं तो कौन से स्तर पर उपयोगी होगी। निम्न प्राथमिक स्तर पर, क्या कक्षा 5 तक ये उपयोगी होगी। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 तक, माध्यमिक कक्षा 10, या उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 12। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 से लेकर 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषाएं पढ़ाना सबसे ज़्यादा उपयोगी और बेहतरीन माना जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का विकल्प संख्या 2 जो है वह सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आपके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं। जैसे ही 10 प्रश्न होते हैं तो 10 प्रश्न होते ही आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में पूछा गया है, शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था। शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था। पहला है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन एडम्स, या मुनरो। तो देखिए, शिक्षण की जो अन्वेषण विधि है, कौन सी विधि है, अन्वेषण विधि, इसके जो प्रवर्तक है वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिनका पूरा नाम हेनरी डेविड आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्या है, हेनरी डेविड आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्या है, हेनरी डेविड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो पूरा नाम आ जाए तो है, नहीं तो जैसा विकल्प संख्या 1 में दिया गया है डॉक्टर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वह भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर।
प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? शांति निकेतन, सेवाग्राम, टॉलस्टॉय या नोआखली। देखिए इसमें टॉलस्टॉय आप कर सकते हो, लेकिन वैसे किया गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ गया था? पश्चिम बंगाल में पहली बार किया गया था। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ नहीं है तो आप क्या करेंगे? टॉलस्टॉय को सही विकल्प के रूप में शामिल करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का जो आधार है क्या होना चाहिए? चारों विकल्प आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। विद्यार्थी का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, इसको ध्यान में देना चाहिए। विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति को देखकर देना चाहिए। विद्यार्थी की जाति व धर्म को देख के देना चाहिए, या विकल्प संख्या 1 और 2 दोनों को ध्यान में रखकर देना चाहिए। तो विकल्प संख्या 1 और 2 क्या है? एक ही विद्यार्थी का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश और विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति, इन दोनों को देखकर आरक्षण का आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वह अशिक्षित है, उसका विद्यार्थी का अशिक्षित है, वो पिछड़ा पारिवारिक, यानी जिसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसको अधिक आवश्यकता है, और खराब आर्थिक स्थिति जो कहीं अन्य बड़े प्राइवेट विद्यालय में जाकर नहीं पढ़ सकता, तो यह आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो विकल्प संख्या 4 जो है वह प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रिय बनते हैं, इससे प्रशासन को सहयोग होता है, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं, या इससे प्राचार्य खुश होते हैं। तो देखो, एक शिक्षक जो होता है वह क्या होता है? हमेशा एक प्रकार का शिक्षार्थी भी होता है, यानी वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करता रहता है, वह निरंतर अभ्यास में रहता है, इसलिए शिक्षक एक शिक्षार्थी भी होता है। इसलिए वह क्या करता है? विकल्प संख्या 3, वह अपने नए अनुभवों को प्राप्त करता है। तो एक शिक्षक अन्य दायित्व इसलिए लेता है क्योंकि उससे उसको क्या मिलते हैं? नए अनुभव मिलते हैं। उन अनुभवों के माध्यम से वह अपने शिक्षार्थियों को उन अनुभवों को बांटेगा और उसी प्रकार के कार्यों के लिए क्या करेगा? प्रेरित भी करेगा। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है, यानी त्रिभाषा का जो फॉर्मूला है उसका क्या अर्थ है? किस पंक्ति में किस क्रम से वह होना चाहिए? पहले अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और राजभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी, प्रादेशिक, संघीय और अंग्रेजी, या अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत फारसी। तो देखिए इसमें विकल्प संख्या 3 जो है प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी, ये त्रिभाषा फॉर्मूला आना चाहिए। तो विकल्प संख्या 3 जो है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, यदि आपके परिवार वालों यानी घर वालों को आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके घर वाले कह देते हैं कि नहीं, शिक्षक बनना तुम्हारे लायक नहीं है, तुम शिक्षक मत बनो, वो उसके बारे में कुछ बुराइयां करते हैं या कुछ ऐसे तर्क देते हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? पहला विकल्प है, उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे, शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे। देखो 4 विकल्प है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका एम है, आपका लक्ष्य है, तो क्या करेंगे? आप शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे। क्या देंगे? दलील देंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि क्यों आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये आपका सपना है, आपका लक्ष्य है ना, वह बताएंगे। तो दलील देंगे शिक्षण कार्य के पक्ष में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। और प्रश्न संख्या 11 से पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने प्रश्न आपके 10 में से सही हुए हैं, अपना स्कोर बता दीजिए। हमारी टेक्निकल टीम जो है वह नाम बताएगी उन बच्चों का जिनके आंसर बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 कह रही है दोस्तों, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है, निम्नलिखित में से इसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है। देखिए गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी उसमें क्या था? पढ़ाई तो, लेकिन पढ़ाई के साथ में अन्य जो भी कार्यक्रम है, जो भी कार्य है, जीवन उपयोगी कार्य है ना, जैसे हस्तकला का हो गया, मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई, रंगसाजी, ये सभी भी उसमें होने चाहिए। इससे क्या होती है? बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है, नई नई चीज़ों को वह सृजन करता है। तो इसमें उपयुक्त सभी जो विकल्प 4 है वह आपके सही आंसर होगा, क्योंकि मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई का काम करना या रंगसाजी करना, ये तीनों ही क्या है? सृजनात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं और अन्य भी आते हैं। तो विकल्प 4 जो है उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों,
शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से है। ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक तीनों प्रकार के यानी संपूर्ण विकास से है। ये उपरोक्त कथन किसका है? डॉक्टर राधा कृष्णन का है, पेस्टोलॉजी का है, महात्मा गांधी का है या जॉन डीवी का है? तो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने ये उपरोक्त कथन दिया है, कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संपूर्ण विकास से है। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिए, याद कीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए सरकार पर दबाव डालना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर कार्य करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना या शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। तो शिक्षक संगठन जो होता है उसका दायित्व, इसका निर्माण इसलिए हुआ है कि वह शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करे तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करे। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? शिक्षक ध्यान दे रहा है, पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वह विद्यार्थी क्या हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? क्या विद्यार्थी उद्दंड है, अभिभावक को उस पर ध्यान देना नहीं दे रहा है, विद्यार्थी की बुद्धि औसत से बहुत ज़्यादा नीचे है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, चारों ही कारण हो सकते हैं, हम किसी एक कारण को नहीं मान सकते। विद्यार्थी उद्दंड हो सकता है, बार बार पढ़ा रहा है, उसके बाद भी विद्यार्थी अपने उस क्रियाकलापों को नहीं छोड़ रहा है ना, ये भी हो सकता है। अभिभावकों का उस पर ध्यान नहीं देना, यह भी एक मुख्य कारण है। विद्यार्थी का बुद्धि का औसत भी नीचे हो सकता है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, लेकिन परिवारजन उसको जबरदस्ती अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे की इच्छा नहीं है, उसका लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो वह बालक क्या होगा, अनुत्तीर्ण ही होगा। तो इसलिए हम विकल्प संख्या 4 जो है वह इसका सही उत्तर मान रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की और। प्रश्न संख्या 15, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में अध्ययन की आदत विकसित होती है, समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, विकल्प 1, 2 दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए, अध्ययन की आदत भी विकसित होती है अगर आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, और समसामयिक विषयों और घटनाओं की आपको जानकारी भी प्राप्त होती है। तो विकल्प 3 जो है, 1 और 2 दोनों वाला, वह बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न संख्या 15 का, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जल आप भी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पानी की बोतल अपने पास समीपस्थ लेकर के बैठें। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, पानी अधिक मात्रा में पिए, ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखिए। आप विद्यार्थी हैं, है ना, जीवन अमूल्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पानी अच्छे से पिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते, यानी एक प्रभावी शिक्षक के लिए इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं होना चाहिए? वह विषय को रोचक बनाता हो, वह उत्तम वक्ता हो, वह केवल दंड देने वाला हो, या वह सृजनशील हो। तो देखो, वह विषय को रोचक बनाता हो, यह तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वह उत्तम वक्ता हो, अच्छा बोलने वाला हो, यह भी आवश्यक है। वह केवल दंड देने वाला हो, यह न्यायप्रिय बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, और यही बात न्यायप्रिय नहीं है। इसीलिए विकल्प संख्या प्रश्न संख्या 16 का विकल्प संख्या 3 जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यह एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिए, आपके विचार में शिक्षा क्या है? आपके विचार में शिक्षा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, साक्षर बनाने का माध्यम है, साधन है, या मानव का संस्कार रूपी अवधारण है? तो देखिए, शिक्षा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सुधार हो सकता है, ठीक है। साक्षर बनाए, साक्षर तो बनाता ही है, वह तो मूल कार्य है, ठीक है, लेकिन वह समाज सुधार करता है, इसे शिक्षा प्रदान करता है जिससे समाज में सुधार हो, तो वह माध्यम का, मीडिएटर का काम करता है। इसलिए हमारे विचार में शिक्षा क्या है? समाज सुधार का साधन व माध्यम। विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों,
कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? कोरी स्लेट जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो विद्यार्थियों, एक जो शिशु होता है, एक बालक जो होता है, वह कच्ची मिट्टी के समान, मिट्टी होता है, मिट्टी जिसको आप जिस चाहे आकृति में ढाल सकते हैं। कुम्हार जिस प्रकार गीली मिट्टी को चाहे जिस आकृति में, चाहे तो उसका मर्तबान बना दे, चाहे तो उसका मटकी बना दे, चाहे तो उसका अन्य कोई मिट्टी से बनने वाला उपादान बना दे। तो इसी प्रकार एक जो शिशु, एक शिक्षक होता है, वह भी क्या होता है? कोरी स्लेट की जैसे होता है, जैसा चाहो उसके भविष्य को आप उसके ऊपर लिख सकते हो। इसलिए क्या होना चाहिए? उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। शिशु अबोध होता है, इसलिए कहा गया है। शिशु में द्वेष भाव नहीं होता, इसलिए कहा गया है। या उसे इच्छानुसार गढ़ाया बना जा सकता है। बिल्कुल सही, विकल्प 4 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वह उस स्थिति में होता है जैसा उसको बनाओगे वैसा ही वह बन जाएगा। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो देखो 4 विकल्प है हमारे सामने। खेल बालक के शिक्षण में सहयोगी है, बालक को मनमाने खेल की पूर्ण स्वाधीनता है, बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, या विकल्प 4 बालक को शिक्षक से प्रेरणा प्राप्त करना। 4 विकल्प है और मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार जो है वह विकल्प संख्या 3 है। प्यारे विद्यार्थियों, बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, यानी उसकी जो रुचियां हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको अभिव्यक्त करने की स्वाधीनता है। यानी जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो वह उसको क्या कर सकता है? जीवन में अपना सकता है। ठीक है, तो विकल्प संख्या 3 जो है वह प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। विद्यार्थियों, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी, है ना, विश्लेषणात्मक विधि जो है उसके अधीन विद्यार्थी क्या करता है? देखो 4 विकल्प हैं। पहला है ज्ञात, 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है जो प्राप्त है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, या दोनों ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो विश्लेषणात्मक विधि है उसके अंतर्गत अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। किसकी ओर बढ़ा जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। यानी कि किसी समस्या को पहले आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसे खंडों में विभाजित करके समझने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार ज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषणात्मक विधि में बढ़ा जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है विद्यार्थियों, केवल एक शिक्षक वाले स्कूल की सबसे बड़ी कठिनाई की तब पैदा हो जाती है। यानी एक ऐसा विद्यालय जिसमें एक ही शिक्षक उपलब्ध है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस विद्यालय में कठिनाई की बात कब, किस स्थिति में बनती है? जब शिक्षक विद्यार्थियों की पसंद का न हो। विकल्प 2 है जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए। विकल्प 3 है जब विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए। और विकल्प 4 है जब स्कूल का समय विद्यार्थियों के अनुकूल न हो। तो देखिए, एक ही शिक्षक है और वह भी अगर छुट्टी पर चल जाए तो विद्यालय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सोचनीय विषय है। ठीक है, अनुशासनहीन तो किसी और तरीके से उसको समझा जा सकता है। विद्यार्थी को पसंद नहीं आए तो फिर शिक्षक थोड़ा थोड़ा अपने आप को, विद्यार्थियों के हित को देखते हुए अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा। लेकिन जब वह लंबी छुट्टी पर चला जाए तो जब विद्यालय ही नहीं चलेगा तो शिक्षण कार्य नहीं होगा। तो सबसे बड़ी कठिनाई की बात क्या है? जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। 4 विकल्प हैं। इसमें शिक्षा का आधार अधिक है, इसलिए इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थी को प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है, इसलिए, या इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। तो बुनियादी शिक्षा का आर्थिक आधार जो है वह क्या है? इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा किसको प्रधानता दी जाती है? विद्यार्थियों को प्रधानता दी जाती है। वह क्या सीखना चाहता है, उसमें क्या खूबी है, उसमें क्या सृजनशीलता है, इस पर अधिक महत्व दिया जाता है। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे प्यारे और अच्छे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 यानी 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ कार्यक्रम की कब शुरुआत की गई थी? प्रश्न संख्या 23 जो है, प्रश्न संख्या 23 में देखिए 1964 में, 1972 में, 1978 में, या 1986 में। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत है प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों,
क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? क्या अभिभावक यानी माता पिता को अपने बच्चों को, उनके बच्चों को जो विद्यालय से गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य को करने में सहयोग करवाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। या हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। तो देखो, बिल्कुल जो विकल्प एक है वह बिल्कुल सही है। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्यों द्वारा बुलाए जाने पर आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेज देंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, तुरंत उसके पास चले जाएंगे या घंटा समाप्ति के बाद जाएंगे? देखिए 25वां जो प्रश्न है उसमें बहुत अच्छे से पूछा गया है कि अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आचार्य ने उत्तर में आपको बुलाया है तो आप शिक्षक है, आपका पहला कार्य क्या है? शिक्षण कराना। तो आप एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेज देंगे, यह इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? विकल्प एक। स्पष्ट मना कर देंगे, ये नहीं होगा क्योंकि आचार्य आपके सीनियर हैं, आप उन्हें इस प्रकार का जवाब नहीं देंगे, इसलिए विकल्प 2 नहीं होगा। तुरंत उसके पास चले जाएंगे, नहीं। आपका पहला जो उद्देश्य, पहला जो कर्म है, पहला कार्य है, शिक्षण देना है विद्यार्थियों को, तो आप कक्षा छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर 1 घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे, नहीं। तब तक प्राचार्य आपका वेट करेंगे या उन्हें स्थिति से अवगत नहीं तो हो सकता है कक्षा में आ जाए और कक्षा में आने पर कक्षा का वातावरण दूषित हो सकता है, तो इसलिए आप ये भी नहीं करेंगे। पहला जो विकल्प है कि एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेज देंगे, यह सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का क्या कारण है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही है, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना है, उचित निगरानी का अभाव है, या उपरोक्त सभी है? बता दीजिए मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका क्या उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 जो है इसका क्या उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का क्या कारण है? अनुदेशक एवं कार्यकर्ताओं की लापरवाही क्या इसका कारण है? प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना इसका कारण है, या उचित निगरानी का अभाव, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है, एक शिक्षक का निजी जीवन, एक शिक्षक का निजी जीवन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, या गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए? तो देखो, एक शिक्षक जो होता है उसका जो जीवन है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसके पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि जैसा है वैसा ही, नहीं। उसका जो पद है, शिक्षक का जो पद है, उसके जो मानक है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके अनुसार होना चाहिए। तो विकल्प संख्या, प्रश्न संख्या 27 का विकल्प संख्या 1 जो है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है किस स्थिति में? जीवन के मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, विद्यार्थियों से, या अभिभावकों की उदासीनता से? आप शिक्षक हैं और आपको सबसे अधिक परेशानी कब महसूस होगी? जब जीवन के मूल्यों में गिरावट होगी, जीवन जीने के जो मूल्य है, जीवन जीने का जो तरीका है उसमें गिरावट होगी, उसमें ह्रास होगा, तब क्या होगा? अत्यधिक एक शिक्षक को परेशानी महसूस होगी। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प संख्या 1 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे। कैसे थे? आश्रम में थे, मकतब थे, मदरसे थे, या गुरुकुल थे? तो देखिए क्या थे? उन्हें गुरुकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरुकुल। आश्रम नहीं कहेंगे, आश्रम वह स्थान था जहाँ पर पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गुरुकुल था जहाँ पढ़ाई भी होती थी, आध्यात्मिकता भी थी, लेकिन पढ़ाई भी होती थी। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों,
एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित दंड पर्याप्त होगा। एक 3 वर्ष का बालक है जो अभी अभी जिसका विद्यालय में क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है, प्रवेश हुआ है, ऐसा बालक जो है उसको भय दिखाने के लिए आप कौन सा दंड देंगे? 4 जो है, उसे दंड का भय प्रदान करना, उसके पिता का भय दिखाना, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना, या शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना। तो देखिए बालक के लिए सबसे प्रिय होता है उसकी इस एज में उसकी माता होती है। तो आप क्या करेंगे कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे अंक नहीं लाओगे, तो आपकी माता फिर आपसे उतना प्रेम नहीं करेगी। यह भय जब बच्चे में होगा तो वह क्या करेगा? पढ़ाई की ओर ध्यान देगा। और यही प्रश्न संख्या 30 का विकल्प 3 जो है सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है, खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा, खेल विधि से जो शिक्षा देते हैं ऐसे स्कूलों में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता है, वह बहुत महंगी पड़ती है, देने वाले शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, या पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर है कि वह पर्यावरण का एक भाग बन जाती है, क्योंकि खेल विधि में कक्ष में नहीं होते, उसके लिए ग्राउंड होता है, बाहर का विजन होता है, तो वह क्या होता है? पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 32 की ओर। और प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को, 15 से 35 वर्ग के निरक्षर लोगों को क्या किया जाए? साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम रखा गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया है? बताइए मुझे एक बार, पानी पी लेता हूँ फटाफट से, जब तक आप ऑप्शन पढ़ लीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। क्या रखा गया है? विकल्प संख्या 3, 4, 5 क्या है? आप भी बार बार पानी पीते रहिए। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कहेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहेंगे, या नवोदय विद्यालय कहेंगे। तो 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम निर्मित किया गया है वर्ष 1988 से। कब से? वर्ष 1988 से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? विद्यालयों के विकास के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए, बच्चे व अभिभावकों को वरीयता देनी चाहिए, अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, या भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए। तो देखिए एक विद्यालय के विकास हेतु जो सबसे मूल है वह क्या है? अच्छे प्राचार्य व शिक्षक का होना। जब तक ये नहीं होंगे एक अच्छे विद्यालय की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, आप यदि सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सह शिक्षा कोर स्कूल जिसमें बालक बालिका साथ पढ़ते हैं, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, या सभी लड़कियों पर समान रूप से अधिक ध्यान देंगे? तो एक शिक्षक के लिए चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों समान होते हैं। वह उसके लिए क्या है? एकमात्र विद्यार्थी है। उसके वहाँ लड़की या लड़के का किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए विकल्प संख्या 1 जो है सब पर समान ध्यान देंगे आपका भली भांति और सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है, शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है, शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है अवकाश के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना, नित्य प्रति वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अनवरत अध्ययन करना, या विकल्प 2 व 3। तो देखो अवकाश के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय व्यतीत करना कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक के लिए अत्यधिक क्या है कि विद्यार्थियों के अधिगम दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना और वाचनालय जाकर पत्रिकाओं का अनवरत अध्ययन करना। अर्थात विकल्प 4, 2 एवं 3 बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 35 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप क्या करेंगे? वहां से हट जाएंगे, यह बताने में संकोच करेंगे कि आप एक शिक्षिका हैं, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका हैं, या ये कहना चाहेंगी कि आप प्रशासनिक सेवा में हैं? तो देखिए आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक एक सम्मानीय पद होता है समाज में, जो बालकों की आधारभूत जीवन की आधारभूत नींव का निर्माण करता है। इसलिए आप ये बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 36 का बिल्कुल सही उत्तर है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली लागू न होने का कारण है। क्या कारण है? क्या प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे नियमों पर चलना है? दूसरा, योजनाबद्ध शिक्षण न होना है। तीसरा, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता है, या विकल्प 1 व 2। तो देखिए विकल्प 1 व 2 जो है वह बिल्कुल सही है कि प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे नियमों पर चलना और योजनाबद्ध शिक्षण न होना, यही सतत मूल्यांकन प्रणाली जिसको हम CCE भी कहते हैं, क्या कहते हैं? CCE भी कहते हैं, इसके नहीं लागू होने का कारण है। तो विकल्प संख्या 4 जो है 1 व दोनों बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 37 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है विद्यार्थियों, इस समय शिक्षा का विषय किसी भी सूची में नहीं है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, या राज्य सूची में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का जो विषय है वह आपकी समवर्ती सूची में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए किसमें है? समवर्ती सूची में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, इससे क्या होगा? विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो सकेंगे, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास होगा, या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, ये सभी कार्य संपादित होंगे जब विद्यालय में शिक्षक समय पर आएगा। विद्यालय का अनुशासन भी होगा, कार्यक्रम जो विद्यालय में होते हैं वे भी समय पर होंगे, और विद्यार्थियों में भी अच्छी आदतों का विकास होगा। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 40 की ओर। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षक है, कक्षा का वातावरण है, विद्यार्थी है, या अधिगम सामग्री है? तो देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह है कक्षा का वातावरण। जब तक कक्षा का वातावरण नहीं होगा तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सर्वाधिक रूप से अच्छी नहीं हो पाएगी। शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, अधिगम की सामग्री हो, लेकिन अगर कक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं है तो शिक्षण अधिगम भली भांति नहीं हो पाएगा। इसलिए विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 40 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है विद्यार्थियों, प्रायः सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। पूर्व किशोर अवस्था के लड़कों के संदर्भ में, उत्तर किशोर अवस्था के लड़कों के संबंध में, पूर्व किशोर अवस्था की लड़कियों के संदर्भ में, या पूर्व किशोर अवस्था के दोनों लिंगों के संबंध में। तो सामाजिक समायोजन जो है वह लड़कों को भी करना पड़ता है और लड़कियों को भी करना पड़ता है। इसलिए विकल्प 4 जो है पूर्व किशोर अवस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में आपके सही उत्तर होगा मेरे अच्छे प्यारे और पढ़ने वाले विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। कहाँ की जानी चाहिए? नगर के बाहर की जानी चाहिए, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, घनी कॉलोनियों के बीच ताकि स्कूल को अधिक विद्यार्थी मिल सके, या प्राकृतिक वातावरण में। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक वातावरण जो है वह विद्यालय के अनुकूल वातावरण देता है। बच्चा प्रकृति से सामंजस्य करना सीखता है, वहाँ पर शोर शराबा कम होता है, ठीक है, बच्चा प्रकृति के बीच में रहता है और विभिन्न प्रकार के उपादानों को प्रत्यक्ष रूप में देखता है। इसलिए प्रश्न संख्या 42 का विकल्प संख्या 4 जो है आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। और प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ट्यूशन आदि के माध्यम से पैसा बहुत आता है, इसमें अवकाश बहुत मिलते हैं, इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम होती है, और इसमें काम कम घंटे करना पड़ता है। विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही है। इसमें नारी को सम्मान मिलता है, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 43 का विकल्प संख्या 3 मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में क्या पूछा गया है? डीवी के अनुसार शिक्षक एक, डीवी के अनुसार शिक्षक एक सैद्धांतिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, वैयक्तिक आवश्यकता है, या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जो बच्चे के मन को पढ़ लेता है, बच्चों के मन को परिवर्तित कर सकता है, उसे अपने हिसाब से ढाल सकता है। इसलिए शिक्षक क्या है? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? बताइए।
जॉन डीवी ने की थी, फ्रोबेल ने की थी, डाल्टन ने की थी या एनी बेसेंट ने की थी? प्रश्न संख्या 45 पूछा गया है दोस्तों, किसने की थी? फ्रोबेल ने, जॉन डीवी ने, डाल्टन ने या एनी बेसेंट ने की थी? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 45वां प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प संख्या 2 जो है क्या है? फ्रोबेल। क्या है आपके? फ्रोबेल। एक मिनट कौन था? फ्रोबेल ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया है, बुद्धि लब्धि परीक्षण IQ टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था? बता दीजिए। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? एल्डर था, माफ कीजिएगा, एडलर था, एल्फ्रेड बिनेट था, फ्रोबेल था या मारिया मोंटेसरी था? दोनों में से कौन था बुद्धि लब्धि परीक्षण का? तो देखिए अल्फ्रेड बिनेट जो था वह IQ टेस्टिंग का आपके क्या था? आंदोलन का अग्रदूत था। विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 46 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर और प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? पठन पाठन विधि के अनुसार सबसे अधिक किस पर देना चाहिए? तो बिल्कुल इसका सीधा सा उत्तर है प्रस्तुतिकरण पर। पठन पाठन में प्रस्तुतिकरण ही मूल होता है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 में पहुंचा गया है, शिक्षण कार्य बहुत से शिक्षक नहीं कर पाते, हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। विकल्प 4 जो है बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति शिक्षण कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए उसमें उसकी योग्यता होनी आवश्यक है। तो विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर, जिसमें पूछा गया है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से अधिक है। सांप्रदायिक द्वेष के कारण, धर्मांधता व विवेकहीनता के कारण, जातीय विभेद के कारण या उपयुक्त सभी? तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती है, तो उसका मेन कारण क्या है? धर्मांधता एवं विवेकहीनता भी है, सांप्रदायिक द्वेष भी, जातीय विभेद भी है, उपयुक्त सभी होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो मूल कारण है वह एक ही है, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। सोचने समझने की शक्ति नहीं है भारतीय समाज में। क्यों नहीं है? कारण क्यों है? धर्मांधता। धर्म में अंधविश्वास को अधिक लेकर चलते हैं। धर्म एक लेवल तक ठीक है, लेकिन उस धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना, ऐसी विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जिसमें लोगों का शोषण हो, जिसमें नारी समुदाय का शोषण हो, वह क्या है? गलत है। इसलिए विकल्प संख्या 2 जो है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 49 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षक आचार संहिता है किसकी? शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका की, शिक्षण कार्यों का सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों को मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका। बिल्कुल, शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज की कक्षा में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या किया है? समावेश किया है, उनको हल किया है, उनके बारे में जाना है, समझा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। बने रहिए गुरु आज्ञा क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।